बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM पेपर फर्स्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम टॉपिक देखेंगे। यूनिट सेकंड का टॉपिक है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। उसमें हम आप जानते हैं कि कोई भी व्यावसायिक फर्म हो वो अपनी वस्तु की मांग में हमेशा रुचि रखती है और वह किसी न किसी रूप में उसका पूर्वानुमान भी लगाती है। इससे क्या होता है कि जब मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान से फर्म को बाजार प्रभावों का विश्लेषण करने और मांग के परिचालन करने में उनको हेल्प मिलती है। वैसे तो एक वस्तु की मांग बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु का मूल्य क्या है, व्यक्ति की आय क्या है, संबंधित वस्तुओं के मूल्य क्या हैं, विज्ञापन, विक्रय वर्धन, जनसंख्या, साख नीति, साख की उपलब्धि, उपभोक्ताओं की रुचि, इन सब से आपके वस्तु की मांग प्रभावित होती है। मांग विश्लेषण में हम मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं उन सबको सम्मिलित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रमुख तत्वों जिनका मांग पर अधिक प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन सरलतापूर्वक हम कर सकते हैं। ये कौन से तत्व होते हैं जिनका मांग पर प्रभाव पड़ता है? मुख्य रूप से वो है मूल्य, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं के मूल्य, विज्ञापन। जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसमें अर्थशास्त्री वस्तु की मांग के निर्धारक तत्वों में वस्तु के मूल्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और मांग सिद्धांत में वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसके मूल्य में संबंध स्थापित करके उसकी व्याख्या भी करते हैं। अर्थशास्त्रियों द्वारा समय समय पे उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और फिर उनसे मांग सिद्धांत बनाया गया। जो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत है वो मांग का सबसे पुराना सिद्धांत है जो किसी वस्तु की उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करता है और मांग के उस नियम को पता लगाता है जो वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसके मूल्य के मध्य विपरीत संबंध स्थापित करता है। हालांकि पिछले वर्षों में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की बहुत अधिक आलोचना हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक वैकल्पिक सिद्धांतों का विकास हुआ है, जिनसे उदासीनता चक्र विश्लेषण, सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत और हिक्स का विक ऑर्डरिंग थ्योरी बहुत ज्यादा प्रचलित है। जो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत है उसका अध्ययन की विधि बहुत ही पुरानी है। हालांकि इसके प्रतिपादन में अनेक अर्थशास्त्रियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जैसे 19वीं शताब्दी में ड्यूपिट, गोसेन, वालरस, मेंजर और जेवेंस, इन्होंने नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अब हम यहाँ देखिए गणनावाचक क्या है और ये क्या है, तो इसको बाद में देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या लगाया जाए। किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। जब तक किसी वस्तु या सेवा में मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है तब तक उसमें उपयोगिता भी रहती है। थॉमस ने इसकी परिभाषा दी है कि अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है।
चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव हो या समाज के लिए सामान्यतया हानिकारक हो। जैसे एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि शराब जो है, यदि किसी व्यक्ति को उसकी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, तो वह चाहे वो एक छोटा ग्लास ही उसका क्यों नहीं लेता हो, उससे उसको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो वह उस व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो शराब उसके शरीर के लिए हानिकारक भी है, उसके साइड इफेक्ट उसके पड़ रहे हैं। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि इस तरह की वस्तु जो कि व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो या अन्य लोगों के लिए विनाशकारी हो, लेकिन यदि वो उसको संतुष्टि पहुंचा रही है तो वो उसके लिए उसकी उपयोगिता को जता रही है। तो वस्तु या सेवा की उपयोगिता उसके लाभदायक या हानिकारक होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उसकी मानवीय आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति पर निर्भर करती है। उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, उपयोगिता का लाभदायक या कल्याणकारी होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। आवश्यकता चाहे अच्छी हो या बुरी, कल्याणकारी हो या अकल्याणकारी, इसके पूर्ति के परिणाम लाभदायक हो या हानिकारक, उपयोगिता तो केवल मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति का नाम है। शराब, भांग, ये ऐसे वो वस्तुएं हैं जो अत्यधिक उपभोग पर समाज की दृष्टि से अकल्याणकारी और हानिकारक होते हैं, लेकिन फिर भी इनके उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है। क्यों? क्योंकि इनके उपभोग से उन्हें क्या मिलता है? मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा है, उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है। यह एक सापेक्ष विचार है, निरपेक्ष विचार नहीं है। उपयोगिता वस्तु में जन्मजात रूप से निहित नहीं होती है, बल्कि वस्तु और मनुष्य की पूरी की जा रही आवश्यकता के संबंध का यह परिणाम होता है। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, लेकिन जो व्यक्ति प्यासा नहीं है उस व्यक्ति के लिए पानी की कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसी प्रकार हम जैसे कोई व्यक्ति शराब पसंद करता है तो उसके लिए शराब की उपयोगिता होगी, लेकिन जो पसंद नहीं करता उसके लिए शराब की कोई उपयोगिता नहीं होगी। तो इस प्रकार उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं वरन सापेक्षिक होती है, यानी ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि वो रिलेटिव होती है। तीसरा है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उसके उपभोक्ता की मन स्थिति, स्वभाव, रुचि, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों आदि पर निर्भर करती है। धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए धार्मिक पुस्तकों की उपयोगिता होती है और नास्तिक के लिए नहीं होती है। इसी तरह से हम एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे अंडा, मांस, बीड़ी, सिगरेट, इनकी उपभोक्ताओं को इनकी उपयोगिता होती है, अन्य को नहीं होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा जितनी अधिक तीव्र आवश्यकता की संतुष्टि होगी उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। जैसे भूख के समय जो रोटी होती है उसकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है, लेकिन भूख मिटने के बाद में रोटी की उपयोगिता नहीं रहती। हालांकि रोटी के तत्व वो कि वो रहेंगे, लेकिन उसकी उपयोगिता घट जाती है क्योंकि व्यक्ति को भूख नहीं है। तो उपयोगिता उपभोक्ता की इच्छा और मन स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं।
यदि मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप में होती है तो वस्तु का उपभोग ही उपभोग होता है। यदि उसकी संतुष्टि नहीं होती है प्रत्यक्ष रूप से तो किसी भी वस्तु का उपयोग उसके लिए उपभोग नहीं होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि को हम उपयोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता का संबंध उपभोग की वस्तुओं से होता है। जैसे घर में भोजन पकाने के लिए कोयले के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता इस श्रेणी में आती है, ना कि भोजनालय में ग्राहकों के लिए भोजन पकाने के लिए कोयले के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता। जो भोजनालय में कोयला उपयोग में लिया जा रहा है वो उत्पादन की श्रेणी में आएगा, और जो घर में कोयला उपयोग में लिया जा रहा है वो उपभोग की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता मापी जा सकती है। उपयोगिता को मानवीय आवश्यकता की प्रखरता पर निर्भर होने के कारण हम उसे माप सकते हैं। ये कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का जब उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसकी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता जितना त्याग करता है, जो त्याग करता है वही त्याग उसकी उपयोगिता का माप होता है। इस त्याग को ध्यान के रूप में या दो वस्तुओं की तुलनात्मक उपयोगिता के रूप में मापा जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री इसको मापनीय नहीं बताते हैं। नेक्स्ट है, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता की मन स्थिति पर निर्भर करती है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, छूकर नहीं देखा जा सकता। जैसे आपको शराब पीने से कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यह हम छूकर महसूस नहीं कर सकते कि इतनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये उसकी मन स्थिति पर निर्भर करती है कि वो व्यक्ति को कितना संतुष्ट कर रही है। तो इस प्रकार उपयोगिता केवल मनोवैज्ञानिक विचार होने के कारण इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये क्या होती है? अमूर्त होती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता और संतुष्टि में काफी अंतर होता है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की गणना उस समय की जाती है जब वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, लेकिन संतुष्टि उस वस्तु के वास्तविक उपभोग के बाद ही प्राप्त होती है। जैसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कई बार कोई चीज़ फैशन में होती है और वो चीज़ जब फैशन में होती है तो हमें ये लगता है कि हमें वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता बहुत अधिक प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही फैशन बदल जाता है तो उस चीज़ की उपयोगिता घट जाती है, क्योंकि उपभोक्ता उसको क्या करता है, फैशन में नहीं है इसलिए उसे उठाकर रख देता है और उसको उपयोग नहीं करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता को संभावित संतुष्टि और संतुष्टि को प्राप्त संतुष्टि कह सकते हैं, लेकिन उपभोग में ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने गए हैं, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार इसी मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट है, उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु के खरीदने को लालायित करती है। उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना होती है, इसलिए वह उस किसी वस्तु को क्रय करने को तत्पर रहता है। इसकी हमें उपयोगिता प्रतीत होती है, इसलिए उसे हम क्रय करने के लिए घंटों लाइन में खड़े भी रहते हैं। तो उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु के खरीदने को लालायित करता है। लास्ट पॉइंट है, उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं। मुफ्त वस्तुओं को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ता है।
बगैर त्याग के वह वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं कर सकता और इनके बगैर उपयोगिता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है उपयोगिता की मान्यताएं। उपयोगिता की मान्यताओं में ये कहा जाता है कि मान्यताएं क्या होती हैं। मान्यताएं वो होती हैं जिस पर उपयोगिता का नियम लागू होता है, यानी उपयोगिता तभी प्राप्त होगी जब हम इन मान्यताओं को पूरा करेंगे या ये मान्यताएं उसमें निहित होती हैं। कौन कौन सी होती है? विचारवान उपभोक्ता। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है, विचारवान होता है। वो अपनी विवेकता के आधार पर ही किसी वस्तु का उपभोग करता है, उसे खरीदता है। गणनावाचक उपयोगिता। उपयोगिता को ये कहा जाता है कि ये एक गणनावाचक उपयोगिता है, यानी कि इसको मोटे रूप में मापा जा सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदता है तो उसके लिए वो मुद्रा रूपी मापदंड का भुगतान करता है। उपयोगिता को क्या बताया गया है कि उपयोगिता स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। किसी व्यक्ति को उपयोगिता ज्यादा देगी, किसी व्यक्ति को कम देगी। यदि निर्भरता होती तो उपयोगिता उस पर निर्भर रहती और उतनी ही उपयोगिता दूसरे व्यक्ति को भी देती। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर। यहां पर किसी वस्तु की उपयोगिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिस वस्तु से उपयोगिता का भुगतान किया जाता है वो है मुद्रा। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को यहां पर क्या माना गया है? स्थिर माना गया है। विभाज्य। वस्तुओं को यहां क्या माना गया है? विभाज्य माना गया है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसे विभाजित किया जा सकता है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता। जैसे जैसे वस्तु का उपयोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती हुई प्राप्त होती है। कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर। कुल उपयोगिता जो होती है वो वस्तुओं की व्यक्तिगत मात्राओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है उपयोगिता का माप। अब जो उपयोगिता का माप है तो उपयोगिता के लिए कहा जाता है कि उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक धारणा है। व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक धारणा है, उसके आधार पे यहां पे हमारे जहन में दो प्रश्न उठते हैं कि क्या किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है, या उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है ना कि गणनावाचक विचार। तो ये जो प्रश्न उठते हैं इनका जब हम जवाब ढूंढते हैं तो हमें दो दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होते हैं। एक होता है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा होता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। जो गणनावाचक दृष्टिकोण है वो प्रोफेसर मार्शल और पीगू ने समझाया है। यहां पर उनका कहना है कि किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसका भुगतान मुद्रा में किया जाता है और इसी प्रकार वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भुगतान भी नहीं करेगा। तो कीमत वस्तु की उपयोगिता की माप है और एक वस्तु की उपयोगिता की दूसरी वस्तुओं की उपयोगिता से तुलना करके उपयोगिता को मापा जा सकता है। क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच और गणनावाचक दृष्टिकोण को हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसको प्रोफेसर J.R. हिक्स और एलन ने समझाया है। उन्होंने कहा है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक और भावगत धारणा है। उन्होंने कहा उपयोगिता को मात्रात्मक गणना संभव नहीं है, उसको मापा नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और अभिवृत्ति मापी नहीं जा सकती, उनका कहना है। तो मुद्रा का मूल्य कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों के विचार में उपयोगिता को केवल प्राथमिकता क्रम में दिया जा सकता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस रूप में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है उपयोगिता के प्रकार। अब उपयोगिता के जो प्रकार हैं वो आपके 3 बताए गए हैं। सीमांत उपयोगिता,
कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त जो उपयोगिता होती है, उस उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। यानी कि सभी सीमांत उपयोगिता का योग यदि हम कर लेते हैं तो उसे हम कुल उपयोगिता कहेंगे। यहां इसकी एक इक्वेशन भी दी गई है कि कुल उपयोगिता TUX इजिकल टू FQX, यानी मात्रा का फलन। तो x की कुल उपयोगिता TUX और x यहां पर वस्तु की मात्रा QX का फलन है, F जिसको बोला है। तो यहाँ पे जो सूत्र प्राप्त होता है वो हमें होता है TU इजिकल टू MU1, यानी पहली यूनिट की मात्रा, दूसरी यूनिट की मात्रा, तीसरी यूनिट, ऐसे अनंत यूनिट की मात्रा, कई यूनिट्स की मात्रा हो सकती है। उन सबका योग जो है वो क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता। TU यानी टोटल यूटिलिटी, F यानी फ्रीक्वेंसी फलन, Q यानी क्वांटिटी मात्रा। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता को हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसमें हमने उदाहरण में ये लिया है कि कुल उपयोगिता जो है वो, जब हम इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं तो कुल उपयोगिता, आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, इस ग्राफ के आधार पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे OX एक्सिस पे आम की इकाइयां ली गई हैं और OY एक्सिस पे हमने सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है। OY एक्सिस पे जब एक यूनिट आप काम में लेते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता 2 यूनिट के बराबर 2 प्राप्त होती है, और जब आप 2 इकाइयां आम की काम में लेते हैं तो आपको 8 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। जब 3 काम में लेते हैं तो आपको 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, और जैसे जैसे एक संतुष्टि का बिंदु पहुंच जाता है उसके बाद में भी हम वस्तुओं की इकाइयों को काम में लेते रहते हैं तो उपयोगिता घटती चली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि 5वीं इकाई पे और तीसरी इकाई पे उपयोगिता में डिफरेंस है। 5वीं इकाई पे उपयोगिता 9 पे आ जाती है, जबकि तीसरी इकाई पे उपयोगिता 10 पे है आपके पास में। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि एक आम 5 इकाइयों के बराबर है, उपयोगिता प्राप्त करता है। 2 आम उपयोगिता 8 के बराबर, 3 आम उपयोगिता 10 के बराबर, और चौथा आम उपयोगिता 10 ही है। कुल उपयोगिता में वृद्धि 0 है और सीमांत उपयोगिता भी यहाँ पर क्या है? 0 है। यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, तीसरी यूनिट में और चौथी यूनिट में, तीसरे आम में और चौथे आम की उपभोग में। अब उपभोग यदि चालू रखते हैं इसके बाद में भी हम, तो उपयोगिता घटने लगती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता उस समय तक घटती दर से बढ़ती रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, और सीमांत उपयोगिता जब ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है।